हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, लॉ के अनगिनत मिसयूज के मामले हमारे सामने आते रहते हैं, स्पेशली मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर के। अतुल सुभाष के मामले में यदि आप उनका वीडियो देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस वजह से त्रस्त थे कि उन्हें एक बहुत मोटा अमाउंट भी देना पड़ रहा था। सेकेंडली, लगभग 1800 किलोमीटर दूर आना और जाना, वो भी तमाम केसों में, ये उनकी हैरेसमेंट का मुख्य कारण था। दोस्तों, जहां पर महिलाएं वास्तव में प्रताड़ित होती हैं, उन महिलाओं को कभी न्याय नहीं मिल पाता। उसका कारण वो लोग होते हैं जो इस लॉ का मिसयूज कर रहे हैं। अब चूंकि ऐसा मिसयूज होता है और इतनी बड़ी घटना देश में घटी है, तो इसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ा है। तो अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस और एलिमनी पर कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइंस ऐसी हैं कि मनमानी नहीं चलेगी। अब जो चलेगा कागजों के आधार पे, दस्तावेजों के आधार पे चलेगा। अपने मन से आपने कुछ भी मांग लिया, कुछ भी खर्चा दिखा दिया, जो मर्जी अमाउंट क्लेम कर ली, ऐसा अब नहीं होने वाला है। तो इस पर बहुत ही स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई हैं और अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा फ्यूचर में, तो आप ये समझिए जो अप डाउन चल रहे हैं मेंटेनेंस एलिमनी को लेके खत्म हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये अतुल सुभाष जी को भी जस्टिस होगा, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप उठाया इसका मकसद ही एक था कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ बदलाव हो। तो ये सारी गाइडलाइंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। हर गाइडलाइन को ध्यान से समझना, जो कि आपके रनिंग मामलों में या जो मामले आपके ऊपर होने वाले हैं उनमें बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों, आपको पता होगा मेंटेनेंस का केस 125 सीआरपीसी के अंतर्गत किया जाता है, जिसका नया नाम 144 बीएनएसएस है। या फिर अगर आपका कोई डाइवोर्स या सेक्शन 9 का केस चल रहा है तो उसमें 24 एचएमए की एक एप्लीकेशन लगा दी जाती है, या फिर आपके डाइवोर्स के केस में एक 25 एचएमए की एप्लीकेशन लगा के आपसे एलिमनी मांगी जाती है। इसके अलावा डीवी एक्ट का भी केस होता है, जो फाइल करके आपसे मेंटेनेंस या फिर एक मोटा सा अमाउंट कंपनसेशन के नाम पे मांगा जा सकता है। तो मौद्रिक लाभों को लेकर के, यानी मेंटेनेंस और एलिमनी को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इनको कैसे तय किया जाएगा। जैसे कि गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में भी दी थी रजनेश वर्सेस नेहा में। इसी प्रकार की ये बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बताई। पहला यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि भाई यदि रिश्ता ऐसा है कि बहुत समय हो चुका है, 8-10 साल से आप अलग ही रह रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है और कोई भी गुंजाइश है ही नहीं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए इस मैरिज को डायरेक्टली खत्म कर सकता है। किसी केस की जरूरत नहीं है, अपनी पावर से खत्म कर सकता है। ऐसे काफी सारे मामले आपने देखे भी होंगे, जहां ट्रांसफर के लिए आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहां अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला दिखता है तो 142 का यूज करके मामले को खत्म कर देता है। इसके आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब एलिमनी डिसाइड होगी, अब एलिमनी के टाइम पे क्या होता है, लड़की लिख देती है 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ चाहिए, मतलब वॉट एवर अमाउंट कुछ भी लिख सकती है। तो ऐसा नहीं होगा। एलिमनी के टाइम पे भी दोनों पक्षकारों का फाइनेंशियल स्टेटस की जांच होगी। उस समय पे भी देखा जाएगा कि दोनों पक्षकारों का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और उसके बाद ही कोई अमाउंट ग्रांट होगी। डायरेक्टली कोई भी अमाउंट ग्रांट नहीं होगी। इससे अगली चीज आती है, अगर आपने एफिडेविट उठा के देखे हो तो वहां पे भी मिसयूज होता है। वहां लिखा जाता है एक छोटा सा बच्चा होता है 2 साल का, उसका खर्चा लिखा होता है 1 लाख रुपए महीना, यानी कुछ भी खर्चा दिखा रखा होता है अपना और बच्चे का, और उसके आधार पे फिर एक मोटा सा अमाउंट क्लेम किया गया होता है। तो इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पत्नी और बच्चों का जो उचित खर्चा होगा, उचित वर्ड यूज किया है, उस उचित खर्चे पर लोअर कोर्ट को ध्यान देना होगा कि उचित खर्चा उनका क्या है। ये नहीं कि आप कुछ भी दिखा दोगे। तो इससे भी काफी हद तक राहत मिलेगी। पहले ये गेस किया जाएगा कि एक्चुअल इतने छोटे बच्चे का इस शहर के हिसाब से खर्चा कितना हो सकता है। इसके अलावा दोनों पक्षकारों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी अब ध्यान में रखा जाएगा। वो लोग क्या काम करते हैं उनको भी ध्यान रखा जाएगा और दोनों पक्षकारों के पास कितनी संपत्तियां हैं उनको भी ध्यान रखा जाएगा और उसके आधार पर मेंटेनेंस का अमाउंट तय होगा। फॉर एग्जांपल, पत्नी कहती है मैं तो कोई काम नहीं करती, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी के रूप में उसके पास 4 प्रॉपर्टी है 1-1 करोड़ रुपए की। अब एक तरफ तो दिखा दिया मेरे पास कुछ महीने का है नहीं, वहां 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो अब वो जो प्रॉपर्टीज है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, तब उसके बाद ये मेंटेनेंस डिसाइड होगा। और साथ ही साथ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसा तो नहीं कि आप एमबीबीएस एमडी हैं और आप कह रही है मैं तो कुछ काम नहीं करती और मेंटेनेंस मांग रही है, तो उस क्वालिफिकेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा जो पिटिशनर है, अब मेंटेनेंस केसेज में जो पिटिशनर है वो तो पत्नी ही होती है और डाइवोर्स केस में पिटिशनर पत्नी भी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं। तो जो भी पिटिशनर है उसकी जो आय है, इनकम है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट बात करिए यहां पर लाइफ स्टाइल की। जो पक्षकार है उनके लाइफ स्टाइल को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो खाने को नहीं है और लाइफ स्टाइल आपकी ऐसी है कि आप महीने में 4 जो है चक्कर फॉरेन के मार के आ रहे हैं। तो ये लाइफ स्टाइल भी आपकी देखी जाएगी कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपकी जीवन शैली क्या है, आप किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, और उससे भी अंदाजा लगाया जाएगा। उसका प्रभाव भी अब मेंटेनेंस पर पड़ेगा। एक महिलाओं के लिए भी यहां पर गाइडलाइन दी गई है कि यदि महिला ऐसी है जो एक्चुअल में हाउसवाइफ है, कोई काम नहीं करती,
तो उसको जब एलिमनी ग्रांट किया जाएगा तो उस समय उसके मुकदमे की लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा, मतलब कॉस्ट। कहने का मतलब उसने एक डाइवोर्स केस पूरा फाइट किया पत्नी ने, लास्ट में उसको एलिमनी ग्रांट हो रही है, तो अगर वो कोई काम नहीं करती और एक्चुअल में हाउसवाइफ है तो उस मुकदमे में उसकी जो लागत आई है, जो कॉस्ट आई है, तो उस कॉस्ट को भी उस एलिमनी के साथ ग्रांट किया जाएगा। इसके अलावा मेंटेनेंस बांधते हुए इनकम के साथ साथ लायबिलिटीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। लाइक कोई हस्बैंड है, उसके साथ उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, या छोटे भाई बहन है जिनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी है, छोटी बहन है जिसकी शादी की जिम्मेदारी है, तो इस प्रकार की जो लायबिलिटीज होंगी इनको भी लोअर कोर्ट को कंसिडर करना होगा मेंटेनेंस लगाते हुए। तो कहने का मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दे दी है गाइडलाइंस की, और अगर देखा जाए तो ये गाइडलाइंस दोनों ही पक्षकारों के लिए काफी अच्छी है। अब सिर्फ एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि क्या इन गाइडलाइंस का पालन हो पाएगा। अगर इन सारी गाइडलाइंस का पालन होता है लोअर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। पर पालन कितना होता है यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि रजनेश वर्सेस नेहा है, जब वो आया था तो उस समय पे भी ये कहा जा रहा था कि इसका तो पालन ही नहीं होगा, लेकिन आज आप देखो रजनेश नेहा के बिना कोई केस आगे ही नहीं बढ़ता, तो पालन तो हुआ है। वो बात अलग है कि अभी भी इसके बावजूद भी एफिडेविट में लोग गलत लिख रहे हैं, अपनी इनकम को छुपा रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं और कोर्ट को धोखा दे रहे हैं। और ये कोई एक पक्षकार नहीं, ये दोनों ही पक्षकार करते हैं। अब गाइडलाइंस का तो पालन हो रहा है, लेकिन लोग खुद ही गलत कर रहे हैं। और सिस्टम की खामी यह है कि गलती पकड़े जाने पर भी अगर वो पत्नी की गलती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो परजरी का जो एक्शन होता है उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रहती है, लेकिन उस पर कोई ऑर्डर नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। तो अब ये जो नई गाइडलाइंस है, इन गाइडलाइंस में क्या होता है, ये गाइडलाइंस कब तक कोर्ट मानना फॉलो करता है, और ये फॉलो हो भी पाती है या नहीं। फॉलो हो गई तो दोनों पक्षकारों के लिए काफी अच्छा हो जाएगा, और फॉलो नहीं हो पाती है तो फिर एज इट इज पहले की तरह इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि जो अतुल सुभाष जी ने किया उसके बाद हो सकता है उनको न्याय मिल जाए, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि इस देश में किसी को न्याय चाहिए तो उसे भी वही करना पड़ेगा जो अतुल सुभाष ने किया। बात तो लॉजिकल है, यानी कि जब तक आप थे तब तक आपको कोई न्याय नहीं था, और अभी भी कोई गारंटी थोड़ी है न्याय मिलने की। क्या पता क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते, अभी भी बहुत लंबी लड़ाई पड़ी है, कुछ नहीं कह सकते क्या होना है। तो यहां पर आप सिस्टम से कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा स्टेप मेरे हिसाब से नहीं उठाना चाहिए। जो करना है अपने सामने करना है, चाहे स्थिति कैसी भी हो, क्योंकि ऐसा करने से केवल और केवल आपके मां बाप के अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।